Hello everyone, this is Abhishek Jain and welcome to our YouTube channel Currentnomics। आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 3 जहां पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पहले 2 वीडियोस आत्मनिर्भर भारत पार्ट 1 और आत्मनिर्भर भारत पार्ट 2 रिलीज़ हो चुकी है। ज़रूर देखें, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस और स्पेशली आंसर राइटिंग की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा एनालिटिकल डिस्कशन हमने वहाँ पर किया है। फैक्चुअल चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है वो भी हमने वहाँ पर क्या की है, वो भी हमने वहाँ पर सीखी है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इंडेक्सेस आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल ही ये प्लान रिलीज़ किया गया हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो ये पार्ट हमारे आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से और आपके यहाँ पर मैं 3 स्कीम्स भी कवर करने वाला हूँ, डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। तो देखो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, आपके सामने इंडेक्सेस है। पहली हम कवर करेंगे टॉप 2 टोटल योजना। इसका जो पहला पार्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें बात की गई टॉप 2 टोटल योजना के बारे में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर क्या क्या संशोधन सजेस्ट किए गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम बात करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यहाँ पर सेटअप किया गया। चौथी हम बात करेंगे पीएम मत्स्य संपदा योजना पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पर, यहाँ पर बात की गई। उसके बाद एक और फंड सेटअप किया गया जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देन हम बात करेंगे माइक्रो फूड एंटरप्राइज के बारे में। देन हर्बल कल्टीवेशन, ध्यान रखना इस जो पार्ट 3 एग्रीकल्चर का आया उसमें हर्बल कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट यहाँ पर किया गया है। बी कीपिंग जिसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं, उस इनिशिएटिव को भी काफ़ी परफॉर्म किया गया है। और लास्ट में देखेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लेकर एपीएमसी से लेकर। तो ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है आपके आंसर राइटिंग की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी यहाँ पर कवर की गई है। आप देखोगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स, आपका कृषि और उसकी सहायक गतिविधियाँ, जिसके अंदर आप देखोगे आपका बी कीपिंग वाला पार्ट कवर किया गया, हर्बल कल्टीवेशन वाला पार्ट कवर किया गया, एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट यहाँ पर कवर किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगी, आज की स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो जो दोनों मीडियम के बच्चे होंगे उनको पूरा का पूरा नोट्स मेकिंग भी यहाँ से करनी है। हर एक पार्ट के अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि आप इनका अपने आंसर्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सको और एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स इसका उठा सको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्कीम से जिसका नाम है टॉप 2 टोटल स्कीम। ध्यान रखना इस स्कीम में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ जो टॉप 2 टोटल स्कीम स्टार्ट की गई उस पर कितना बजट अलोकेट किया गया, ₹500 करोड़। ठीक है, कितना बजट अलोकेट किया गया, ₹500 करोड़। अब देखो ये क्यों स्टार्ट की गई, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था सप्लाई चेन जो कि डिसरप्ट हो चुकी है। सप्लाई चेन को बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला। उसका रीज़न है कोविड-19 की वजह से फार्मर्स से जो अपना प्रोडक्ट है उसको मार्केट में अच्छे से नहीं बेच पा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है। तो सबसे पहला इसका रीज़न है इस सप्लाई चेन को वापस से ठीक करना। तो सप्लाई चेन जो हमारी डिसरप्टेड हो चुकी है, अब यहाँ पर हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, जिसकी वजह से किसान अपनी उपज को कहाँ पर नहीं बेच पा रहा है, बाज़ारों में नहीं बेच पा रहा है। दूसरी चीज़ अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो आपकी सेल है आप देखोगे वो सारे के सारे फ्रूट्स हुए या वेजिटेबल्स हुए जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है क्योंकि एक तो उनका बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, जो ख़राब होने वाले फल और सब्जियाँ हैं उनको कृषि स्तर पर होने वाली डिस्ट्रेस सेल और दामों में कमी को रोकने की ज़रूरत है। ये भी किसका टारगेट है, टॉप से टोटल स्कीम का। मैंने आपको बोला था कि अभी सप्लाई चेन की वजह से जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में ही बिक रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर बम्पर आवक होने की वजह से जो उनके दाम है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। आप देखोगे सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है तो उनको सस्ते दामों पर वो बेचनी पड़ रही है, जिससे वो अपनी इनपुट प्राइस है, जितना उनको उपज पर प्राइस लगी है वो भी यहाँ पर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑपरेशन ग्रीन, आपने नाम सुना होगा। ऑपरेशन ग्रीन
ग्रीन को 2018-19 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन किस किस पर फोकस करता है? टोमेटो पर, अनियन पर और पोटैटोज़ पर। ये क्यों बनाया गया था? बेसिकली प्राइस को फ्लक्चुएट होने से बचाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। अदरवाइज़ होता क्या था कि दाम काफ़ी सस्ते हो जाते थे तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। तो उन दाम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए 3 चीज़ों पर लाया गया था, टोमेटो पर, अनियन पर और पोटैटोज़ पर। अभी इस स्कीम के तहत इसको सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल पर एक्सटेंड कर दिया गया है। ध्यान रखना, अभी ये सबके लिए लागू होगा, जितनी भी आपकी फ्रूट्स है, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स है, ताकि किसानों को उनकी उपज का या उनका जो भी प्रोडक्शन है उसकी फेयर प्राइस उनको मिल सके। आप यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, आलू और प्याज से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखेंगे सब लोग इसको। उसके अलावा देखोगे इस स्कीम के अंदर कुछ और सब्सिडीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन किस से कहाँ करते हो? सरप्लस, जहाँ पर आवक ज़्यादा है वहाँ से आप कहाँ पर पहुँचा रहे हो? जहाँ पर आवक कम है, जो डेफिशिएंट एरियाज़ है। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट सरप्लस एरियाज़ से डेफिशिएंट एरियाज़ की तरफ होता है तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? 50% सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। साथ में 50% सब्सिडी आपको मिलेगी आपका कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब आपकी सब्जियों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए जो स्टोरेज का माध्यम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोल्ड स्टोरेज। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आप देखोगे कहाँ से कहाँ पर भेजना है। प्लस से घाटे वाले बाज़ारों में अगर आप परिवहन करोगे तो 50% सब्सिडी मिलेगी। साथ में कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण पर भी आपको कितनी सब्सिडी है? 50% सब्सिडी है। और ध्यान रखना, जो ये योजना है अभी इसको पायलट तौर पर चलाया जाएगा। पायलट तौर पर मतलब एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप पर चलाया जाएगा, बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा और इसको पूरी कंट्री के लिए एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया जाएगा। पायलट का मतलब होता है उसको छोटे रूप में क्रियान्वयन करके देखना ताकि वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है। ठीक है, इसके आउटकम क्या होंगे आप देखोगे। जो फार्मर्स को उनकी जो प्रोडक्शन है उसकी फेयर प्राइस मिलना स्टार्ट होने लगेगी। वेस्टेज कम होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जल्दी सब्जियां जो ख़राब हो जाती हैं उनको कोल्ड स्टोरेज के थ्रू स्टोर किया जा सकेगा और बेसिकली कंज्यूमर्स को भी क्या मिलेगा? अफोर्डेबल रेट्स पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिए 6 महीने के लिए पायलट तौर पर चलाया जाएगा, बाद में इसका विस्तार कर दिया जाएगा और यहाँ के इसके आउटपुट भी आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप से टोटल स्कीम या टॉप से टोटल योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। ऑपरेशन ग्रीन्स भी मैंने आपको बताया, ये जो बजट में लॉन्च किया गया था 2018-19 के टाइम पर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पर। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखोगे इस एक्ट को बनाया कब गया था? उन दिनों में बनाया गया था जब हमारे प्रॉपर आपूर्ति नहीं थी। ये कब बनाया गया था? इनेक्टेड इन डेज ऑफ स्केर्सिटी। तो अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है? इसमें संशोधन करना चाहती है। तो सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स को उनकी जो प्राइस है वो और भी अच्छी प्राइस यहाँ पर मिल सकेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ईसी एक्ट 1955 है उसको कमी के दिनों में लागू किया गया था जब भारत के अंदर क्या थी? स्केर्सिटी थी। अब बेसिकली किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए इस एक्ट में क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट किया जाएगा या संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो एग्रीकल्चर फूड स्टफ जो इसके अंदर इंक्लूड थे, जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, पल्सेज हो गए, अनियंस हो गए, पोटैटोज़ हो गए, जिनको अभी इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था, अब इन सबको क्या कर दिया जाएगा? डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। अब इन सब पे जो भी रेगुलेशंस लगी हुई है वो सारी की सारी रेगुलेशंस यहाँ से हटा ली जाएगी, ताकि बेसिकली जो स्टॉक लिमिट है आप इतना स्टॉक कर सकते हो वो सारी की सारी यहाँ पर हट जाएगी। जिससे बेसिकली क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर हमारा जो ईजनेस बढ़ेगी और रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर कम से कम आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार और यहाँ से समझ लीजिए कि बेसिकली निवेश को आकर्षित करने के लिए और कृषि क्षेत्र को कॉम्पिटिटिव बनाकर किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति करने इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें आप देखोगे जितनी भी अनाज सहित आपकी खाद्य सामग्री है, खाद्य तेल है, तिलहन है, दालें हैं, प्याज और आलू को अविनियमित किया जाएगा। मतलब उन पर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनको यहाँ से हटा लिया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो अब जो स्टॉक लिमिट है वो कब इम्पोज की जाएगी? बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर ही स्टॉक लिमिट यहाँ पर इम्पोज की जाएगी। स्टॉक लिमिट का मतलब आप मैक्सिमम कितनी लिमिट तक स्टोर कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपकी जो
राष्ट्रीय आपदाएं होगी या कीमतों में वृद्धि के साथ अकाल में ही इनको लगाया जा सकेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। आज देखिए आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में स्लाइड्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था उसको स्केर्सिटी के टाइम पर बनाया गया था, जब हमारे यहाँ पर कमी थी खाद्यान्नों की, तो कुछ न कुछ रेगुलेशंस हमने लगाए थे। किस किस पर रेगुलेशंस लगाए थे? इन सब पर रेगुलेशंस लगाए थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है अब रेगुलेशंस को हटा दिया जाए। साथ में जो हमने स्टॉक लिमिट लगा रखी थी कि आप इतना मैक्सिमम स्टॉक कर सकते हो, उसको भी हटा दिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। इससे क्या होगा? बेसिकली इससे ये होगा कि जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको अमेंडमेंट करेगी या गवर्नमेंट इसमें संशोधन करेगी। अभी तक किया नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर संशोधन यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर बता दिया इससे क्या क्या होने वाला है। ऐसा कोई स्टॉक सीमा प्रोसेसर या वैल्यू चेन मतलब आपकी जो सप्लाई चेन है, ठीक है, वो लागू नहीं होगी। इससे बेसिकली क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में भी अमेंडमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो, हमारा जो 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर हमने क्या बनाया है? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। किसके लिए? फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आप बोलोगे सर ये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होता क्या है? ठीक है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मीनिंग है कि जो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, अगर सोचो किसानों ने कोई प्रोडक्ट उत्पादित किया है, उसकी जो प्राइस होती है, अगर आप उसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हटा लेते हैं या जो मार्केटिंग कॉस्ट हटा लेते हैं, तो जो कॉस्ट बचती है उसको हम बोलते हैं फार्म गेट कॉस्ट। अभी क्या दिक्कत है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपकी सप्लाई चेन की, आपूर्ति श्रृंखला की, ट्रांसपोर्टेशन की, मार्केट की। तो आप देखोगे हमारे पास क्या है? कोल्ड चेन सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो कई सारे आइटम्स होते हैं, जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, जो जल्दी सड़ जाते हैं, उनको हम संग्रह नहीं कर सकते, उनको हम कलेक्शन नहीं कर सकते। तो क्या क्या दिक्कतें हैं? हमारे पास कोल्ड चेन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल तैयार होने के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप देखोगे हमारे पास फार्म गेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के उचित साधन हुए, मार्केट के अंदर उचित संसाधन हुए, यह न होने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसको सारी की सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाने के लिए हमने क्या बनाया है? 1,00,000 करोड़ रुपए का ये फंड बनाया जाएगा, जो किस पर फोकस करेगा? आपके फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर, जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये सारी की सारी यहाँ पर मिलकर वर्क करेगी। और ये जो फंड है इसको इमीडिएटली रूप से यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये किसको बूस्ट देगा? आपके फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। फार्म गेट का मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ होगी किसानों को, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपको बताया फार्म गेट के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पर्याप्त कोल्ड चेन, जहाँ पर आपका उत्पादन हुआ वहाँ से आपका जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है वो आसपास नहीं है, ठीक है। आपके पास कटाई के बाद जो आपका मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉपर बुनियादी ढांचे का अभाव यहाँ पर देखने को आप मिलेगा। साथ में एक और चीज़ देखोगे कि यहाँ पर हमने एक फोकस किस पर किया है? हम क्रॉप लोन तो दे देते हैं किसानों को, फसल का लोन तो दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पर हमने फोकस नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी ये सिचुएशन आज देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, कोल्ड चेन सप्लाईज हमारे पास नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के जो पूरे मैकेनिज्म होने चाहिए वो हमारे पास अभी नहीं है। तो ये आप आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। हमारा जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप किया है। ध्यान रखना है किसमें योगदान करेगा? एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल इनकम को प्रमोट करने के लिए। आई थिंक सबको क्लियर होगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और आंसर राइटिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखो एक महत्वपूर्ण स्कीम पर हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिशरीज़ या आपका जो मत्स्य प्रबंधन है उस पर आधारित है। इसके अंदर भी आप देखोगे सबसे पहला टारगेट है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके थ्रू पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसका? मराइन सेक्टर का। मराइन के अंदर आप देखोगे कुछ तो वो एरियाज़ होते हैं जो आपके कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर आप क्या करोगे? मछली पकड़ने का कार्य करते हो, और कुछ अंदर वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कोई झील हो गई, कोई तालाब हो गया, जहाँ पर किसका काम किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड फिशरीज़। जो समुद्र के किनारे वाले होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? मराइन। और जो आपके अंदर वाले पार्ट होते हैं, कोई झील हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड फिशरीज़।
तो यहाँ पर दोनों पर फोकस किया जाएगा। 11,000 करोड़ रुपए तो किसके लिए सेटअप किए गए हैं? आपके मेराइन के लिए, जो आपका समुद्र का इलाका है, इनलैंड मतलब जो आपका लैंड के अंदर का इलाका को झील हो गई, साथ में आपका एक्वाकल्चर हो गया, इन तीनों को यहाँ पर प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। 9,000 करोड़ रुपए किसके लिए है? कोल्ड चेन के लिए, मार्केट के लिए, सीवीड फार्मिंग के लिए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ध्यान रखना है 20,000 करोड़ रुपए इस स्कीम पर आवंटित यहाँ पर किए गए हैं। इससे आप देखोगे लगभग 70 लाख टन का, अगले 5 सालों में लगभग 70 लाख टन का एडिशनल फिश प्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में आप देखोगे इससे लगभग 55 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग डबल होकर कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़ का। और ध्यान रखना इस स्कीम के अंदर किसको फोकस किया गया है? आपके आइलैंड्स को, द्वीप समूहों को, हिमालयन राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को, और आपके जो आकांक्षी ज़िले हैं जो किसके द्वारा घोषित किए गए थे, मैंने आपको बताया था नीति आयोग ने 115 आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया है या सेलेक्ट किया है। इन सब पर इसका फोकस रहेगा। एक बार हिंदी में भी आप इसको फटाफट देख सकते हैं। देखो हिंदी में जो मैंने आपको बताया कि किस पर फोकस है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों पर इसका फोकस रहेगा। समदड़ी और अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब जो आपके कोस्टल वाले इलाके हैं, समदड़ी मतलब आपका लैंड के अंदर वाला इलाका है, वहाँ पर सरकार क्या लॉन्च करेगी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखेंगे इसको। उसके अलावा देख सकते हैं 11,000 करोड़ रुपए किसके लिए? समुद्री के लिए, अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और एक्वाकल्चर के लिए। और 9,000 करोड़ रुपए किसके लिए? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो मैंने आपको बताया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो यहाँ पर डेवलप की जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड अवेलेबल करवाइए, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बाद में भूल जाओगे किस योजना के अंदर क्या था, किस पर फोकस किया गया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। हिमालयन राज्यों पर, उत्तर पूर्वी वाले राज्यों पर। और साथ में लक्ष्य क्या था? 5 वर्षों में 70 लाख टन का उत्पादन और 55 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार इसके माध्यम से दिया जाएगा। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से ये स्कीम क्लियर होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। जो आपका नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखोगे जो आपके एनिमल्स है जो किससे प्रभावित है, आपके फुट और माउथ डिजीज़। ध्यान रखना ये प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया था? FMD। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये प्रोग्राम किस डिजीज़ के लिए है? एक तो फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुकोलोसिस। ठीक है, कौन सी है आपकी? ब्रुसेलोसिस, जिसमें लॉन्च किया गया है लगभग कितने करोड़ रुपए का बजट? 13,343 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है। इसके अंदर आप देखोगे ये सुनिश्चित करेगा 100% वैक्सीनेशन किसका? जितनी भी आपकी कैटल्स, मवेशियाँ हैं, बफेलो है, सीप है, गोट है और पिग है, लगभग 53 करोड़ एनिमल्स को फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस डिजीज़ से ये क्या करेगा? मदद करेगा। अभी तक आप देखोगे 1.5 करोड़ काउज एंड बफेलोज यहाँ से क्या की जा सकी है? वैक्सीनेटेड की जा चुकी है। तो इस पर एक्स्ट्रा और भी बजट आवंटित किया गया है 13,343 करोड़ रुपए। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ इस स्कीम की। यहाँ पर आप देख सकते हो फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 13,343 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 100% वैक्सीनेशन या 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करता है। सारी की सारी, चाहे वो मवेशियाँ हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर हो। और अभी तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को यहाँ पर क्या किया जा चुका है? वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका राष्ट्रीय पशु रोग और नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे देखो, हम बात करेंगे जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था कितने करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक फंड सेटअप किया गया है कितने करोड़ का? 15,000 करोड़ का। ठीक है, कितने करोड़ का है आप देख सकते हैं? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कितने करोड़ का? 15,000 करोड़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली हमारी कंट्रीज़ में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है किसका? मिल्क प्रोडक्शन का। तो आप देखोगे इसके माध्यम से किसको प्रमोट किया जाएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ध्यान रखना, इस फंड के माध्यम से किसको प्रमोट किया जाएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। किसको सपोर्ट किया जाएगा? आपका डेयरी प्रोसेसिंग है, आपका वैल्यू एडिशन है, और जो आपका केटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ से सपोर्ट किया जाएगा किसके माध्यम से? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। इसलिए यह फंड 15,000 करोड़ का यहाँ पर सेटअप किया गया है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो कि इसका टारगेट क्या है?
मैंने आपको बता दिया आपका जो डेयरी प्रसंस्करण है, मूल्य संवर्धन है और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करना इसका लक्ष्य है। 15,000 करोड़ रुपए का ये फंड सेटअप किया गया है, ठीक है। निर्यात के लिए भी ये प्रोत्साहित यहाँ पर करेगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहले एग्री वाला 1 लाख करोड़ का था, एनिमल हस्बेंड्री का क्या था, 15,000 करोड़ का था। लक्ष्य क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेयरी सेक्टर के अंदर प्रमोट करना, ठीक है। अब आप आ जाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ के बारे में। ध्यान रखना 10,000 करोड़ की स्कीम है, किसके लिए, ताकि जो आपका माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ है उसको फॉर्मलाइज़ किया जा सके। आप देख सकते हो जो आपका माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ है उसके फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना ये बनाई गई है। ये जो हैशटैग आपको यहाँ पर दिख रहा है, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, इसको एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमें हमारे लोकल प्रोडक्ट्स, जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है, उनको प्रमोट करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक लेवल तक पहुंचाना है। तो हमें किसका समर्थन करना है, वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनका हमें समर्थन करना है, उनकी हमें कहाँ तक पहुंच बनानी है, ग्लोबल आउटरीच हमें उसको बनाना है। तो मोदी जी बार बार प्रमोट कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करो, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का यूज़ करो, मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, मेड इन चाइना को यहाँ से आपका क्या करो, बॉयकॉट करो, या जो बाहरी वस्तुएं हैं उनका यूज़ आप कम करो। तो ये इसकी स्कीम का विज़न क्या है, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। अब देखोगे जितना भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि इसका काम क्या है, फॉर्मलाइजेशन करना, तो जितना भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो किसके अंदर आता है, माइक्रो फूड एंटरप्राइज के अंदर, उसको टेक्निकली अपग्रेड किया जाएगा। किसकी हेल्प से, आपका जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी हेल्प से, ठीक है। आप देखोगे लगभग ये स्कीम जो लॉन्च की गई है कितने लोगों की मदद करेगी, 2 लाख जो आपके माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको उनके गोल्स अचीव करने में ये मदद करेगी। आप देख सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया था। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 लाख MFEs की मदद के लिए योजना शुरू की जा रही है। असंगठित जो आपके इनफॉर्मलाइजेशन सेक्टर में आते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली किसकी हेल्प से संगठित किया जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाद्य विनियामक प्राधिकरण है भारत का, ठीक है, उसकी सहायता से इनको तकनीकी अपग्रेडिंग यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। आगे देखो, इसके लिए जो अप्रोच अपनाई जाएगी वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, ग्रुप्स में इसको किया जाएगा। देखो आप देखोगे जैसे कि यूपी के अंदर क्या फेमस है, मैंगो हो गए, मैंगो। उसके अलावा JNK के अंदर क्या फेमस है, केसर है। आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बेम्बू है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की क्या है, चिली है, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है, टपोइका है। तो जो भी चीज़ यहाँ की फेमस है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, माइक्रो फूड एंटरप्राइज पर, उनको यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी और साथ में बेसिकली आपका रिटेल मार्केट भी बढ़ेगा। इंडिया का जो लोकल सेक्टर है वो और भी ज़्यादा यहाँ से आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आप देख सकते हो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में मैंने आपको बता दिया, यूपी में आम, कर्नाटक में आपका हो गया टमाटर, आंध्र प्रदेश में हो गई मिर्ची, महाराष्ट्र में हो गया संतरा, जम्मू एंड कश्मीर में हो गई आपकी केसर। तो इससे क्या होगा, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक भी बनेंगे, बाजारों का भी इंटीग्रेशन होगा और लोकल मार्केट की अपनी आय भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये था आपका माइक्रो फूड एंटरप्राइज, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना यहाँ पर मोदी जी के द्वारा चलाई गई है, या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा अनाउंस की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हर्बल कल्टीवेशन, अभी तक आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना होगा, इस बार प्रमोट किया गया है हर्बल कल्टीवेशन। हर्बल कल्टीवेशन मतलब जो आपके औषधीय प्लांट है या मेडिसिनल प्लांट है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। 4,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखोगे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बना हुआ है, इसके लिए उसने सपोर्ट किया है लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो आप देखोगे लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 5,000 करोड़ इनकम जनरेशन यहाँ से फार्मर्स के लिए हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, मेडिसिनल प्लांट को अब रेगुलेट किया गया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। आप यहाँ पर इसका हिंदी में भी देख सकते हो कि आपको लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का समर्थन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उसके अलावा किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आय का इससे सृजन होगा। औषधीय पौधों के लिए मंडियों का भी नेटवर्क बनाया जाएगा ताकि उनको रीजनल मंडीज़ के माध्यम से कनेक्ट कर सके। गंगा के किनारे औषधीय पौधों के गलियारों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, हर्बल कल्टीवेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। अभी तक हम ऑर्गेनिक की बात करते थे, अब आपको बोलना होगा इंडियन गवर्नमेंट विल प्रमोट हर्बल कल्टीवेशन इन मेनी एरियाज़ थ्रू, देखो आप देख सकते हो रीजनल मंडीज़ का नेटवर्क हो गया, एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ की इनकम यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया है। आप देखोगे बी कीपिंग से या मधुमक्खी पालन भी क्या है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, किसके लिए, जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड के लिए। इससे क्या होगा, आपकी जो
आप देखोगे मधुमक्खियाँ क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन मतलब एक जगह से वो रस चूसती है, उसको दूसरी जगह पर छोड़ती है। तो पॉलिनेशन के माध्यम से क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ती है और आपकी जो उत्पादक क्षमता है ज़मीन की वो भी यहाँ पर बढ़ती है। तो डबल काम होंगे, लाइवलीहुड भी बनेगी, प्लस आपका जो सोइल है उसकी हेल्थ भी यहाँ से इम्प्रूव होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में इसको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमोट किया जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, परागकण के माध्यम से फसलों की उपज और गुणवत्ता में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, शहद और अन्य मुख्य जो मधुमक्खी के उत्पाद है उससे एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप देखोगे जो भी जितनी भी सरकारी योजना है उसमें आपको इन सब का यूज़ किया जाएगा। स्पेशली वुमन पर यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। इससे आप देखोगे लगभग 2 लाख मधुमक्खी जो पालक है, जो बी कीपर्स है, उनकी इनकम में एक्स्ट्रा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और जो कंज्यूमर्स है उनको क्वालिटी वाला हनी यहाँ से मिलेगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम स्पेशली फॉर रूरल सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है बी कीपिंग इनिशिएटिव्स के लिए, जो 2 लाख बी कीपर्स की इनकम को बूस्ट देगी। साथ में वुमेंस पर भी ये फोकस यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्री मार्केट के रिफॉर्म्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा अभी तक जो फार्मर्स थे वो बाउंड होते थे कि वो जो अपना उत्पाद है, जो लाइसेंस एपीएमसी है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ है, उनको ही वो सेल कर सकते थे। अब ये रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से हटाई जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से बेसिकली जो फार्मर्स थे वो अपने उत्पाद को उसका फ्री फ्लो नहीं हो पाता था, जो अपने सप्लाई चेन में दिक्कतें आपको देखने को मिलती थी। अब इन सब दिक्कतों को दूर किया जाएगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में किसान केवल लाइसेंसधारी मंडियों को ही अपना जो कृषि उपज बेचने के लिए बाध्य हैं। केवल लाइसेंस प्राप्त खरीदारों के लिए बिक्री का ऐसा प्रतिबंध किसी भी औद्योगिक उपज के लिए अभी तक नहीं किया गया है। तो जितनी भी आपकी ये आउटपुट्स में दिक्कतें हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। तो आप देखोगे अब गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है। पहली चीज़, फार्मर्स को चॉइस दी जाएगी, वो जहाँ पर उनको अच्छी प्राइस मिलेगी वो वहाँ पर बेच सकते हैं। जो इंटर स्टेट का बैरियर है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आपका माल जाएगा, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा मतलब आपके खुद के स्टेट के अंदर। तो इंटर स्टेट के अंदर जो भी बाधाएं थी उनको हटाया जाएगा। प्लस ई ट्रेडिंग के लिए भी फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर तैयार काफ़ी सारी चीज़ें की गई है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट था। उसके अलावा कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो प्राइस और क्वालिटी को अश्योर यहाँ पर किया जा सके, फार्मर्स की रिस्क को यहाँ पर कम किया जा सके, उनका जो उत्पाद है या उनका जो उत्पादन पे जिनको रिटर्न मिलता है उसको इंश्योर किया जा सके, उनकी क्वालिटी को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया जा सके, इस सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जोखिम घटाना, सुनिश्चित रिटर्न, उनका मानकीकरण, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आई थिंक जो ये वाला पार्ट था जो मैंने यहाँ पर कवर किया, और भी काफ़ी सारे एडिशनल स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 100% पार्ट मैंने यहाँ पर आपका कवर कर दिया है। सारे के सारे सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, हमने 10 सेक्टर्स पर यहाँ पर आप लोगों से चर्चा की, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा जो तीनों पार्ट अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आत्मनिर्भर भारत अभियान के रिलीज़ हो चुके हैं, उनके अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये मिनी बजट है जो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट देगा, और शायद हम लोगों ने हमारा बेस्ट एफर्ट किया है कि आप लोगों तक सारी चीज़ें हम पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।